जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए अपना साइंस और मैथ का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में जो हम लोग 20 डेज प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, साइंस का आज अपना 14th डे है, यानी कि 14वां दिन है। अभी तक हम लोगों ने 13th डे तक अपने प्रीवियस ईयर लगभग हर एक क्लास में 20 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करते हैं, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आज का जो पेपर है ये 2022 का एक सेट है। ठीक है, जो कि 29 दिसंबर में कंडक्ट कराया गया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ये केवल 20 डेज सीरीज़ भी देख करके चले जाते हैं पेपर में, तो ये आप लोग श्योर रहिए कि 20 में से 20 क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। ठीक है, चाहे वो फिर मैथ का हो चाहे साइंस का हो, मैंने दोनों की ही सीरीज चला रखी है और साथ में जितने मैराथन्स लेके आ रहा हूँ उसे देख डालो। ठीक है ना, तो आज ये बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है कि एक सुदूर लंबी ऊंची, ठीक है, मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मीनार तो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, मीनार की लंबाई के बारे में एनालिसिस करने, ऊंचाई की एनालिसिस करने के लिए ये पूछ रहा है कौन से दर्पण का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें किसी बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा प्रतिबिंब देखना होता है तो उस कंडीशन में हमेशा हम लोग उत्तल दर्पण का यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या काम करता है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से होता है, इसका जो कैब वाला पार्ट होता है इस पे कलई किया जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट इस साइड होता है। इसका नेचर होता है कि ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है, इस पे कोई भी लाइट रे आती है तो ये डाइवर्ज होके चली जाती है। ठीक है, इस तरह से। और ऐसा क्यों ही बड़ी चीज़ों का ये छोटा इमेज बनाता है, उसके पीछे ये कारण है कि उत्तल दर्पण के सामने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखी हो, कि ऑब्जेक्ट का कोई से भी पोजीशन होता है, इमेज हमेशा आभासी बनता है और बहुत ही छोटी साइज का बनता है और सीधा बनता है। ठीक है ना, ये हर एक कंडीशन में। इसीलिए बड़ी वस्तु को देखने के लिए पूरी तरह से एक ही जगह कवर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। ये डाइवर्ज करता है क्योंकि देखिए इस तरह से रे को क्या करता है, डाइवर्ज, फैलाता है। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कह रहा है एक शिक्षिका बोतलों के 3 साफ प्लास्टिक के ढक्कन लेती है। ठीक है, ए बी सी, 3 उसने ढक्कन ले लिया, एक ए बी और सी ले लिया। ठीक है, अब वह क्या काम कर रही है, कुछ एक्टिविटी कर रही है, देखते हैं क्या कर रही है। कह रहा है वह ए में, ये जो ए है में दो छोटी चम्मच आश्रित जल और कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, H2O मिलाया, आसुत जल और प्लस HCl। ठीक है ना, ये रहा ए वाले बोतल में इसने काम किया है। ठीक है, बी वाले में क्या कह रहा है, वह बी में 2 छोटे चम्मच आश्रित जल की और 2 कास्टिक सोडा की बात किया है। देखिए इसमें क्या लगा है, इसमें भी H2O और NaOH, कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिलाया है। ठीक है, और तीसरे वाले ढक्कन में क्या किया है, 2 छोटी चम्मच आश्रित जल और थोड़ी सी चीनी जिसने मिलाया है। ठीक है, इसमें क्या मिलाया है, चीनी, तो शुगर, आश्रित जल हो गया H2O प्लस शुगर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, डालती है उपरोक्त घोल में से कौन सा विद्युत चालन करेगा। अब इनमें से पूछ रहा है किसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए उसके विलयन को, सॉल्यूशन के विलयन को आयोनाइज होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, आयंस का बनना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए ए वाले कंडीशन में ये घुलने के बाद H+ आयन और Cl- आयन बना देता है। ठीक है, वहीं पे बी वाले में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो Na+ और OH- आयन बना देता है। ये भी आयनाइज हो गया, ये भी आयनाइज हो गया। तो जहां, क्योंकि विद्युत को फ्लो करने के लिए आयंस की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आयनाइज हो गया, ये भी, तो इसमें से भी फ्लो कर जाएगा, इसमें से भी फ्लो कर जाएगा।
जो चीनी होता है, शुगर होता है ना, ये आयोनाइज नहीं होता, नॉट आयोनाइज, ठीक है। जब ये आयोनाइज ही नहीं होता है, पिछले जो मैंने सेट लिया था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था शुगर से रिलेटेड, तो भी मैंने ये बात डिस्कस करी थी, शुगर आयोनाइज नहीं होता, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी किस में फ्लो करेगी, केवल ए और बी वाले में। तो चलिए देख लेते हैं इनका ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। उपरोक्त घोल में से कौन से विद्युत चालन करेगा, ओनली सी, नहीं सी तो कर ही नहीं रहा, ए और बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये देखिए बीमारियों का है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, नीचे दी गई सारणी को देखें और सही विकल्प का चयन करें। इस सारणी के हिसाब से इधर आपको विटामिन दे रखा है, इसके विटामिन की कमी से होने वाले रोग इधर दे रखा है। देखिए एक्स कोई विटामिन है, उस कह रहा है जिसकी वजह से सुखंडी रोग होता है, मतलब कि रेकेट्स होता है, ठीक है ना। तो अच्छा बताइए, रेकेट्स का मतलब, रेकेट्स रोग में क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी या कमजोर पड़ जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें विटामिन डी की या कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कैल्शियम तो है नहीं, यहाँ पे विटामिन की बात किया है, तो इसका मतलब एक्स हमारा क्या होगा, विटामिन डी होगा। तो जरा ऑप्शन में ढूंढिए, देखिए कहाँ पे दिया है एक्स को, यहाँ पे एक्स को विटामिन डी दिया है, यहाँ पे एक्स को विटामिन के, तो ये ऑप्शन काट दो, और यहाँ पे एक्स विटामिन डी है, और यहाँ पे एक्स लास्ट वाले में एक ए दे रखा है, तो ये भी काट दो, दो ऑप्शन तो आपके कट गए। अब बचे इन दोनों में एक्स को इसने डी दे रखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे, कह रहा है वाई विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो बताइए स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है, स्कर्वी, सी की आवाज आ रही है ना, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए कहाँ पे दे रखा है वाई को, यहाँ पे दे रखा है ए वाले में, वाई को दे रखा है विटामिन ए, ये तो कट गया, ठीक है ना। हाँ, और विटामिन सी दे रखा है आपको सी ऑप्शन में, ठीक है। कहाँ, सी ऑप्शन में विटामिन सी दे रखा है, हाँ, वाई को विटामिन सी दे रखा है, ओके, ठीक है। अब ये चीज एक तो कंफर्म हो गया कि इसका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि विटामिन बी1 की कमी से क्या रोग होता है, बी से बी1 और बी से बेरी बेरी रोग होता है, तो जेड आपका क्या हो जाएगा, बेरी बेरी। तो देखिए इसमें जेड को बेरी बेरी भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से अगर एक नहीं भी पता है तो आप आंसर कर सकते हो, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, ठीक है। अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से इसको पढ़ना है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। पहला कह रहा है चांद मतलब मून की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे। ये गलत बात है, चांद पे गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव होता है, कितना होता है, पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। कई बार आप लोगों ने, अगर आप लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर मिले होगा कि अगर आपका भार पृथ्वी पे 60 kg है तो चांद पे कितना होगा, तो 1/6 होता है ना, तो वहां पे जो जी का मान होता है पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है, ये चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। देखिए ये एक तरह से करंट का क्वेश्चन है, नासा के सर्च के हिसाब से, नासा जो स्पेस सर्च वो एजेंसी है, वहाँ से ये पता चला था कि चांद पे भी ऑक्सीजन है लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, ठीक है, और ग्रेविटी कम होने की वजह से वो मतलब एक्टिव ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ मतलब कि कुल मिला के बी ऑप्शन भी आपका गलत है, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही आपके कथन गलत है। तो ये देखिए कहाँ पे दे रखा है, ये कह रहा है डी ऑप्शन देखिए, S1 एंड S2 आर इनकरेक्ट बोथ, ठीक है ना, तो दोनों ही गलत है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये S2 वाली कंडीशन को आप चाहें तो नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, ये करंट की चीज़ें हैं, यहाँ से चीज़ें कई बार फ्लैक्चुएट भी होती हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है वहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ क्ले सॉयल। देखिए एक तो पहली बात आप लोग ये ध्यान रखो, मृदा चैप्टर, सॉयल मिट्टी वाला चैप्टर मैंने पूरा डिटेल में एनसीईआरटी लेवल पे अपने इसी चैनल पे पढ़ा रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हो, वो सीटेट के लिए पढ़ाया है, उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया है मैंने।
अब आ जाते हैं, ये क्ले मृदा की बात करता है। देखिए क्ले मृदा की पहचान की अगर बात करें तो ये अपने अंदर जल को बहुत देर तक समाहित करके रखता है, ठीक है ना, ये चिकनी मिट्टी भी इसको बोलते हैं। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, इसमें जल शीघ्रता से निकलता है, नहीं, इसमें जल्दी से नहीं निकलता है क्योंकि इसके कण जो होते हैं बहुत बारीक होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, इसमें बहुत कम मात्रा में खाद मिट्टी होती है, पाई जाती है, लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ठीक है, ये भी गलत है, अधिक पाया जाता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये गीली होती है ज़्यादा। एक सेकंड, अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, यह केवल निश्चित मात्रा में जल को प्रवेश करने देती है, ये भी गलत है, निश्चित नहीं, बल्कि यह बड़ी मात्रा में जल रोक के रखती है। तो क्ले मिट्टी जो होता है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेता हूँ, इसके एक ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, नहीं सही है, ठीक है ना, यह जल की बड़ी मात्रा को रोक के रखती है, ठीक है। तो आप लोग ये चैप्टर जाकर के देख सकते हैं मृदा वाला, ठीक है ना, आप इसी में प्लेलिस्ट मैंने बता रखा है, साइंस के नाम से चैप्टर वाइज है, वहाँ पे मृदा चैप्टर पढ़ा रखा है और अच्छे से सारी मिट्टियों के बारे में बता रखा है जो सीटेट में आते हैं। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होता है, एक सेकंड, अच्छा रूट सिस्टम नहीं होता है। अच्छा आप लोग देखे होंगे जो पौधे जल में पाए जाते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं ना बहुत गहरी या बहुत स्ट्रांग नहीं होती हैं। आप देखते होंगे जैसे सिंघाड़ा देख लिया होगा आपने, या जल में रहने वाले शैवाल्स, किसी को भी देखा होगा, बहुत पतली सी हल्की सी जड़ें होती है या तो होती ही नहीं है। तो ये पूछ रहा है ऐसा क्या कारण है, इसके पीछे रीजन क्या है ऐसा ना होने का, ठीक है ना। तो इसके पीछे मैं आप लोगों के साथ रीजन ये बताना चाहूँगा। देखिए पहली बात, जो जल में लवण और खनिज होते हैं उसके अवशोषण के लिए ना इन पौधों के पूरा भाग जो ऊपर दिखता है ना सब कोई एक्टिव रहता है अवशोषित करने के लिए, ठीक है। और ये तैरने के लिए क्या होता है, इनके जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, आप लोग देखते होंगे सिंघाड़े वगैरह की पत्तियां पूरा छा जाती है जिससे वो तैर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है मूल तत्व नहीं, पहले कह रहा है ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके, नहीं ऐसा कोई नहीं है, निकालने के लिए नहीं होता है। फिर कह रहा है उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी गलत ऑप्शन है आपका, ठीक है। अच्छा सी क्या कह रहा है, उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, उन्हें खनिज सोखने की आवश्यकता अंदर से नहीं होती, वो जल उनके पूरे तने पत्तियां सब कोई लगा रहता है वहीं से ले लेते हैं, तो ये एक सही हो जाएगा। अगला कह रहा है यह उन्हें तैरता रहने में सहायता करता है, ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। नहीं ये नहीं, यह इसे तैरते रहने में सहायता करता है, नहीं, जड़ों की वजह से वो तैरने में कोई उनका योगदान नहीं होता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो केवल सी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि उन्हें कोई भी जरूरत नहीं होती सोखने की और वो लवण और खनिज जो है अपने ऊपरी पार्ट से ही अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो केवल सी ऑप्शन कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं बहुत अच्छे से इसको कराता हूं और अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। कह रहा है रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़े हैं क्रमशः 8 मीटर और 11 मीटर पे, ठीक है। चलो एक दर्पण बना लेते हैं, ये रहा आपका समतल दर्पण, ठीक है। इसके सामने यहाँ पे मान लो रमन खड़ा है 8 मीटर पे, इसकी डिस्टेंस 8 है, इससे 3 मीटर दूरी पे, अच्छा चलो दूसरा एक मिरर बना लेते हैं दूसरी स्थिति के लिए, ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए दूसरी स्थिति में शिक्षा जो खड़ी है 11 पे खड़ी है, यहाँ पे मान लो ऐसे यहाँ पे 11 मीटर पे खड़ी है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है 11 है, ओके। आगे क्या कह रहा है, मीटर की दूरी पर कह रहे हैं अब रमन अपनी जगह से, अच्छा एक चीज बताओ 8 पे खड़ा है तो समतल दर्पण में उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होगी, तो पीछे जाकर के 8 की डिस्टेंस पे ही इमेज भी बनेगी, मान लो यहाँ रमन की इमेज बनेगी, ये भी 8 पे बनेगी। समतल दर्पण यही कहता है जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है उतनी ही इमेज की होती है, तो शिक्षा की भी इमेज कितने पे बनेगी 11, ठीक है ना, एस डैश मान लो, इसको आर डैश मान लो, ठीक है। एक सेकंड ये रब कर दूंगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये 11 पे बनेगा इमेज, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, अब रमन अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर बचती है। रमन जो है अपने जगह यहाँ था, यहाँ से ऐसा मूव करता है कि उनके बीच की दूरी 10 केवल बचे। अभी कितनी है उनके इमेज और उसके बीच की दूरी? 8 इधर 8 इधर, 16 है अभी। अब आपको केवल 10 बचाना है, 10 बचाना है। इसका मतलब इधर वो 5 पे खड़ा होगा, ठीक है, तभी तो इधर 5 पे इमेज बनेगी, ठीक है, ये 5 पे, तब जाकर के दोनों के बीच की दूरी, इमेज और ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी 10 बनेगी, ठीक है ना। इसका मतलब रमन अब यहाँ खड़ा हो गया, कहाँ? मिरर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हो गया, ठीक है ना। पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ओके, यहां तक समझ गए आप? अब क्या कह रहा है, 10 मीटर हो, जबकि शिक्षा 6 मीटर चलती है दर्पण की ओर। तो आगे पूछ रहा है रमन और शिक्षा की दर्पण से उनकी नई स्थिति की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। दर्पण से उनकी नई स्थिति की दूरी पूछा है। शिक्षा के बारे में क्या कह रहा है, शिक्षा अपनी स्थिति से 10 मीटर चलती है। पहले ये 11 पे थी, सॉरी 6 मीटर चली, 6 मीटर इधर मूव की, तो अब कहाँ पहुंच गई होगी, ये 6 मीटर इधर चली, तो 11 में से 6 चला गया, तो इधर 5 बचा, है ना। आप बात समझ गए। अब देखिए रमन भी मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है, 5 के, है ना। अब की बात कर रहा है, देखिए ये कह रहा है रमन और शिक्षा की दर्पण से उनकी नई स्थिति रमन मिरर से 5 पे है, और दीक्षा भी, सॉरी शिक्षा भी मिरर से कितने पे बची हुई है, 5 पे खड़ी हुई है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि जहां पे वो 5-5 की डिस्टेंस पे हो। एक सेकंड मैं इसको अब हटा देता हूं। हाँ देखिए ये क्या कह रहा है, पहला रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 6 मीटर, नहीं दोनों 6 मीटर तो है नहीं, रमन 5 और शिक्षा 6, ये भी गलत हो गया। कह रहा है दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे है, ये डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कह रहा है ना रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 5 की दूरी पर खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो मैंने लेंस वाले चैप्टर, मिरर वाला चैप्टर भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखा है, आप जा करके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ अपने मूव करते हैं। अच्छा ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें कह रहा है एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, समीप के एक जलाशय पर मछली भेदने मतलब पकड़ने जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से उसे किस पर विचार करना चाहिए। कोई मछुआरा है, वो मछली पकड़ने जाता है जलाशय में, तो उस पर किस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, विचार करना चाहिए। पहला कह रहा है उसे मछली की आभासी स्थिति से ऊपर बर्छी चाहिए। अच्छा पहले ये देखो, एक सेकंड इसको डिटेल में, जैसे मान लो ये पानी से भरा हुआ तालाब है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई मछली मान लो इसमें है, इसमें कोई मछली है, मछली बनाऊं, बनता तो है नहीं मेरे से मछली, लो ये रहा, बन गई अपनी मछली जैसे तैसे, ठीक है। अब क्या है, अगर ये मछली है ना, तो प्रकाश लाइट आती है ना, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से मछली एक्चुअल में यहाँ है, लेकिन इसकी ये दिखती है थोड़ी ऊपर उठ करके दिखती है, उभरी हुई दिखती है, ठीक है ना, अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखती है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। अब आप सोचो अगर मछुआरे को मछली को पकड़ना है, तो जो आभासी उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, जहां पे वो दिख रही है वहां पे अगर अपनी पकड़ने वाली चीज को डालेगा तो नहीं पकड़ पाएगा, आभासी से थोड़ा नीचे लगाएगा तभी तो मछली एक्चुअल में पकड़ी जाएगी, अदरवाइज उसकी केवल इमेज दिखेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही ये कह रहा है। अगला कह रहा है उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जब नीचे मारेगा तभी वास्तविक जगह पहुंच पाएगा, क्योंकि उसकी फोटो जो है ना उभरी हुई दिखती है। और यहां से एक बार और क्वेश्चन बना था कि क्वाइंस अगर मान लो यहाँ पड़ा हुआ है तो वो आपको यहाँ दिखता है, उभरा हुआ दिखता है, अगर आपको उसको उठाना है ना तो आपको हाथ यहाँ नहीं डालना पड़ेगा, यहाँ ना नीचे डालना पड़ेगा हाथ थोड़ा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अपने। अच्छा देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने फ्रिक्शन वाला भी चैप्टर डिटेल में पढ़ा रखा है, आप लोग उसको वीडियो को देख सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो। देखिए ये क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंध घर्षण के परिमाण के रूप में सही है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, एक है लुढ़कने वाला सामान जो ऐसे लुढ़का के, जैसे टायर है, दूसरा आपके पास है इस तरह से ब्लॉक है जो रखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, और तीसरा है एक और ब्लॉक है, ठीक है।
अब देखिए ये क्या है, ये लौटा करके आप ले जा रहे हो, ऐसे घुमा के रोलिंग करके ले जा रहे हो। दूसरा क्या है कि ये चल रहा है, स्थिति की घर्षण इस पे लग रहा है, वो मतलब कि सर्पी घर्षण लग रहा है, घिसट करके ले जा, इसको मतलब खींच करके ले जा रहे हो। तीसरा है कि एकदम स्टेबल स्टेट में है और इसको आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो देखो घर्षण क्या होता है, सबसे कम ताकत आपको लगाना पड़ेगा जो लुढ़काने वाली चीज में, है कि नहीं। मान लो गाड़ी खड़ी है या गाड़ी चल रही है, आपको हल्का सा उस पर हाथ लगाओगे तो लोटनी घर्षण जो होता है वो सबसे कम फील होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता ये आ जाता है लोटनी, लोटनी घर्षण, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सर्पी वाला, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे मजबूत स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। आपने कभी खुद ही ये आभास किया होगा, मान लो सूटकेस रखा हो और उसको आपको उठा करके ले जाना पड़े, इसकी स्थिति के कारण जो घर्षण उसमें बल काम कर रहा है वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है। और कोई चीज स्लाइड करके ले जाना थोड़ा और आसान होता है, किसी को लुढ़का करके ले जाना तो वो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे, सबसे मजबूत स्टैटिक, उसके बाद स्लाइडिंग, उस सबसे कम कौन सा होता है, लोटनिक होता है, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसा कहाँ पे दे रखा है, पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा दे दिया तो ये तो गलत हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है, ठीक है, फिर स्लाइडिंग है, फिर रोलिंग है, ठीक है। लोटनिक सबसे कम दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए एरो देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। किसके निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंध घर्षण के परिमाण के बारे में सही है। सबसे अधिक है आपका स्थैतिक घर्षण, ये हाँ स्थैतिक घर्षण, फिर सर्पी घर्षण, फिर लोटनिक घर्षण है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। एक सेकंड, इसमें आगे पीछे दे रखा है क्या कोई चीज, आगे पीछे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सही है सब, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, हमने जिसने जो भी चीज़ें डिस्कस करी है बिल्कुल राइट है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा लोटनिक वाले में दिक्कत आ रहा था, लोटनिक और इसमें स्लाइडिंग में, ठीक है। मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है, अगर किसी को कोई भी इतना सा भी डाउट है ना तो आप जाइए पूरा चैप्टर वहां से देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की वीडियो है। अच्छा अब हम इसमें आ जाते हैं अपने, इसमें देखिए पौधा दे रखा है आपको और उसका विन्यास, सिरा विन्यास दे रखा है। सिरा विन्यास मतलब पत्तियों का स्ट्रक्चर दे रखा है और यहाँ पे जड़ों का स्ट्रक्चर दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे समुच्चयों का चयन कीजिए जो सही नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, गलत वाले को चुनना है हमें, ठीक है ना। तो आ जाते हैं हम, कह रहा है गुड़हल, गुड़हल के पत्तियों की संरचना जालिका रूपी होती है, सही है। देखिए गुड़हल जो होता है उसकी पत्तियां इस तरह से होती हैं, यहाँ से, ठीक है ना, इस तरह से सिरा विन्यास इस तरह से निकला होता है, ठीक है ना। तो ये होती हैं जालिका रूपित होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कह रहा है, फाइब्रस रूट होती हैं, झकड़ा रूट जड़ होती है, नहीं गलत है। इसकी रूट जो होती है मुसला रूट होती है, ठीक है, इस तरह से पूरा सीधा जाती है। इसकी जो रूट होते हैं, जड़ें होती हैं, मुसला जड़ होती है, किसकी, गुड़हल की, ठीक है। तो पहला ही एक तो गलत मिल गया। दूसरा कह रहा है गुलाब, रोज, रोज में भी पत्तियां आप लोग देखे होंगे इसी तरह से होता है, इस तरह से पत्तियां होती है गुलाब की, ये भी जालिका रूपी होती है, ये सही है। इसकी टैप रूट होती है, मुसला जड़ होती है, ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये क्यों गलत हुआ गुड़हल वाला, क्योंकि इसकी जड़ जो होती है मुसला होती है, ठीक है ना, टैप रूट होती है। अब अगला क्या कह रहा है, बांस, बैम्बू के बारे में। बांस की पत्तियां समांतर होती है, बिल्कुल, बांस की आप लोग पत्तियां देखे होंगे ना तो वो उसमें इस तरह से रेखाएं बनी होती है जैसे केले का पत्ता होता है, तो समांतर होती है, सही है। हाँ, इसकी जड़ें जो होती हैं झंझावट होती हैं, झकड़ा कलर की होती है, मतलब कि फाइब्रस रूट होती है, तो ये भी सही है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। जो लोग गांव से होंगे वो देखे होंगे कभी बांस की जड़ उखड़े हुए देखे होंगे ना, तो उसमें बहुत सारे इस तरह से निकला होता है, इससे इस तरह से बहुत सारा निकला होता है, झंझावत टाइप का होता है वो थोड़ा। डी क्या कह रहा है, धान, जालिका रूपी, नहीं भैया, धान की पत्तियां तो आपने धान की बाली पत्तियां देखा होगा, इस तरह से होती है, ठीक है ना, समांतर पत्तियां होती हैं उसमें, कोई जालिका रूपी नहीं होती, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यही आंसर हो गया, ए और डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। सिरा विन्यास का मतलब होता है पत्तियों का स्ट्रक्चर। देखिए ए और डी कहाँ पे है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ए और डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। परख नली में 3 घोल लिए गए, ठीक है, 3 घोल ले लिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ले लिया, 3 घोल है ए बी सी। चाइना रोज सूचक डालते, ये देखिए चाइना रोज जैसे आपका हल्दी हो गया और आपका वो क्या कहते हैं लिटमस पेपर हो गया, उसी तरह से चाइना रोज भी एसिड बेस का इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है ना। तो और देखिए मैं पहले ही बता देता हूं, चाइना जो रोज होता है, सी रोज होता है, इसका अम्ल में यह गहरा गुलाबी रंग का हो जाता है, गहरा गुलाबी, यहां लिख देता हूं, गहरा गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। इसी से अभी हम आंसर पकड़ेंगे। अब ये क्या कह रहा है, इसको चाइना रोज को ए में डाला गया तो हरा हो गया, ठीक है, बी में रंगहीन रह गया और सी में डाला गया तो गाढ़े गुलाबी रंग का हो गया। अब ये देखो मैंने बता दिया ना, चाइना रोज, इसका मतलब सी हो ना हो आपका एसिड होना चाहिए। तो देखिए सी यहाँ लवण दिया, ये ऑप्शन कट गया, सी लवण गलत हो गया, सी यहाँ एसिड है, और लास्ट वाले ऑप्शन में सी बेसिक दे रखा है, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो एक कम से कम आपको एक प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। वैसे तो इसकी तीनों प्रॉपर्टी हमें पता है। इसको अगर आप क्षारी में डालते, विलेन में डालते हो, एक सेकंड, इसको अगर आप क्षारी विलेन में डालते हो तो ये हरा रंग देता है विलेन का, और अगर लवण में डाला जाता है तो उदासीन देता है, ठीक है। तो आपको आंसर अच्छे से कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। तो ए जो होगा सॉल्ट होगा, बी क्षारकीय होगा और सी अम्लीय होगा। तो एटलीस्ट आपको एक जरूर पता हो, चाइना रोज जो होता है एसिड में गहरा गुलाबी, चाइना रोज एसिड में गहरा गुलाबी, ऐसे करके 1-2 बार रट्टा मार लो, याद रहेगा हमेशा। देखिए एसिड बेस इंडिकेटर से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कोई आपसे मुझे ये बताओ हल्दी में कैसा होता है, ठीक है, इसी तरह से हल्दी का भी होता है। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें देखिए क्या कह रहा है, अमीबा, स्टारफिश जिसके तारा मछली भी बोलते हैं, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं। अच्छा देखिए, ये जो ऐसे जो जानवर दे रखे हैं, इसका जो समानता है, इनमें सब में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। वे सभी रीढ़ की हड्डी रहित होती हैं, इनमें नहीं पाया जाता है जो बैकबोन होती है, ठीक। तो वैसे तो ये पढ़ लोगे एक बार तो याद रह जाएंगी दिमाग में चीजें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये देखिए क्या कह रहा है, एक पत्ते में स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए प्रयोग करने के नीचे दिए गए चरण हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक नहीं है। देखिए किसी पत्ती में स्टार्च है कि नहीं है, उसकी जांच के लिए कई स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उसमें हम पत्तियों को ना उसमें लेते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हरी पत्तियां ले लिए, ठीक है, मैं पूरा चैप्टर ही बता देता हूँ। देखो हरे पत्ते ले लिए आप कोई, जिसका आपको जांच करना है कि इसमें मांड स्टार्च है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, उबाल लेंगे, उबालते हैं इसको, ठीक है, पानी में उबालते हैं। जब उबल जाता है, उबालने के बाद इसको धो देते हैं, ठंडे पानी में धो दिया जाता है, धुल दिया जाता है, धुल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये ठंडे पानी में धुल देते हैं तो इसमें ना वो डाला जाता है, आयोडीन का घोल थोड़ा सा डाल दिया जाता है, आयोडीन, ठीक है ना, आयोडीन का घोल डाल देते हैं, जिससे इसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है हरे कलर का। एक सेकंड रुक जाओ, तो इसका कलर अब चेंज हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेप ज्यादा जरूरी नहीं है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं पहला क्या कह रहा है, पत्ते को पहले पानी में उबालते हैं और फिर एल्कोहल में, ठीक। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो, पत्ते को पानी प्लस एल्कोहल दोनों में उबाला जाता है, एल्कोहल में भी, ठीक है। तो पत्ते को पानी और एल्कोहल, वैसे एक भी याद है तब भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, उबालते हैं फिर एल्कोहल में, तो ये आवश्यक है, ठीक है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, वॉश द, अच्छा विरंजित पत्ते को धो दिया जाता है, ठीक है, ये भी आवश्यक है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पत्ते के आंच पर गर्म करें, गर्म नहीं करने की जरूरत होती है, ये कहीं मैंने स्टेप में नहीं बताया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही अनावश्यक है। और फिर आयोडीन का घोल भी डाला जाता है, ठीक है, ये भी आवश्यक है। बल्कि आयोडीन का घोल डालने के बाद ना कांच जो होता है, कांच के शीशे पे रख करके इस पे तब आयोडीन का घोल डाला जाता है। यहाँ धुलने के बाद कांच की प्लेट आती है, उस पर पत्तियां रख दी जाती हैं, फिर उस पर आयोडीन डाला जाता है, फिर कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना।
तो अनावश्यक कौन सा है? जो कम आवश्यक है वो पत्ते को गर्म करना, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ना ही ऐसा कोई स्टेप होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप चीज़ें आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है और अच्छा कंटेंट लेके आने का और मन से पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा मतलब मिट्टी की उर्वरता को कैसे घटाएं, ये पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए चक्रवात के कहीं पे भी अगर आपको उर्वरता घटानी है ना, तो उसकी लवणता बहुत अधिक कर दीजिए। लवणता मीन्स कि बहुत अधिक लवणता हो जाएगी तो उसकी उर्वरता घट जाती है। जैसे आप लोगों ने गांव एरिया में देखा होगा जिसमें बोला जाता है रेह जैसी मिट्टी हो गई, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसा उड़ता है। ठीक है, तो वो बिना उपजाऊ वाला जंगल जैसे वो ऊसर जिसको बोलते हैं गांव में। ठीक है, कोई अगर ऊसर गांव में अगर आप लोग पढ़े बड़े होंगे तो आप लोगों ने ये वर्ड जरूर सुना होगा कि मिट्टी बिल्कुल ऊसर हो गई है, अनुपजाऊ हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है? लवण जो है अधिक मात्रा में देना पड़ता है। तो यही कह रहे हैं चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता घटाने के लिए क्या करोगे? कह रहा है उस स्थान के भौम जल स्तर को बढ़ाओगे? नहीं, इससे तो बढ़ जाएगा उर्वरता। अगला कह रहा है उस स्थान के भौम जल स्तर को घटाओगे? नहीं, बल्कि सबसे अच्छा होगा कि भूमि को लवण जल खारे पानी से, देखिए लवण वाले जल से बाढ़ग्रस्त कर दो, बहुत दिन तक उसमें ना खारा पानी पूरा उड़ेल दो, हेल करके खूब भर दो, तो वहां पे लवणता बढ़ जाएगी और वो ऊसर हो जाएगी वहां की भूमि। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा? उपजाऊ जो है उसको घटा लोगे आप। ठीक है, वैसे ये क्यों ही क्वेश्चन पूछ रहा है, घटाने की क्यों बात कर रहा है? चीजें अच्छी की जाती है, खराब करने का पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन निराई के संबंध में सही नहीं है? निराई क्या होता है? निराई फसलों की निराई की जाती है, उसमें खरपतवार को निकाल दिया जाता है ताकि फसलें मजबूत हो जाएं। जो न्यूट्रिएंट्स हम बाहर से छिड़काव वगैरह कर रहे हैं वो सीधा सीधा किस पे जाएं? जो हमारे फसलें हैं उनको मिले, ना कि किसको? जो खरपतवार है। इसके लिए निराई की जाती है। ठीक है, तो आ जाइए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। सही नहीं है वो पूछ रहा है। पहला कह रहा है मृदा की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करती है। बिल्कुल, जुताई गुड़ाई की जाती है ना, तभी तो खरपतवार नष्ट होते हैं, तो ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है? खरपतवार नाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं है। ये गलत है, यही आंसर होगा। खरपतवार नाशी जो होते हैं फसलों के लिए थोड़े तो हानिकारक होते हैं। ठीक है, एक मिनट आगे भी क्वेश्चन देख ले, ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता कोई इससे भी अच्छा हो। अगला क्या कह रहा है? निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले की जाती करनी चाहिए। नहीं भैया, कटाई के ठीक पहले नहीं होता है। बुआई के 8-10 हफ्ते जब पौधा मतलब फसलें थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है तभी जो है निराई गुड़ाई शुरू कर दी जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। कह रहा है जमीन, अगला लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, एक सेकेंड। कह रहा है जमीन के समीप की खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, जमीन के समीप की खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। जमीन के समीप खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये भी मतलब इसमें सही नहीं है ना, तो यही पूछ रहा है कि जमीन के समीप की खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जाता। समीप क्या होता है? वीड्स क्लोज्ड टू द ग्राउंड कैन बी रिमूव्ड बाई अपलोडिंग थिंग्स। नहीं भैया, ये कह रहा है वीड्स मतलब जो वो होते हैं पौधे के छोटे छोटे निकलते हैं जड़ें, उसको भी समाप्त कर दिया जाता है क्या निराई के द्वारा? नहीं, ये भी गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी और डी, जो गलत सही नहीं है। तो बी और डी, ये रहा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। सही नहीं संबंध निराई के संबंध में सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। ठीक है ना, ओके ओके ओके, सब सही है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के सामने। कह रहा है रॉकेट ईंधन की विशिष्टताएं क्या है? जो रॉकेट ईंधन होता है, सबसे पहले तो उसमें देखिए वो हल्के जो होता है पदार्थ जैसे कि H2O है, उसको लिक्विड फॉर्म में उसी को ईंधन के रूप में रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि विशेषताएं क्या है। पहला कि लाइट वेट, हल्का होता है, सही है, ये विशेषता है उसकी। दूसरा कह रहा है उच्च कैलोरी मान होता है, बिल्कुल, तभी तो उसका यूज किया जाता है। कह रहा है वायु दाब के अभाव में धीरे जलता है, गलत है ये।
तो ए और बी इसका सही हो जाएगा। कहाँ दे रखा है? ए और बी, सी ऑप्शन पे दे रखा है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, पेट्रोलियम को तरल सोना, काला सोना या द्रव सोना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कई सारे भाषाओं में नाम इसके दिए गए हैं, तो ये सही है। रीजन क्या कह रहा है? पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल काली मिट्टी में पाए जाते हैं, ये गलत है। तो अभिकथन सही और रीजन गलत वाला ऑप्शन ढूंढिए जरा। ए सही परंतु आर सही नहीं है। सी ऑप्शन में देखिए यही ना, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, एक बार थोड़ा सा हो जाएगा ना तो मोटिवेशन बना रहेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अब हम आ जाते हैं, कह रहा है देखिए क्या कह रहा है अंतिम क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसको मिलाने से दूध का सेल्फ जीवन बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए दूध का सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, तो ये ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। लैक्टिक एसिड नहीं मिलाया जाता है, जीवन कम हो जाता है। जल भी नहीं मिलाया जाता खरा, और कार्बोनिक एसिड भी नहीं मिलाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा सोडियम भोजन परिरक्षण में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसी के हेल्प से इसे हम लोग क्या करते हैं, इसके सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके अगर आप लोगों ने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है ना, कुछ नहीं करना है, आपको 20 डेज वाली दोनों मैथ और साइंस दोनों की सीरीज फॉलो करनी है। और जो मैराथन है उनको कर लो एटलीस्ट, क्योंकि थ्योरी अब जीरो से पढ़ने जाओगे अगर लास्ट मोमेंट में तो भी दिक्कत होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।